हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग आज कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेगुलेशन नंबर 33, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। व्हाट? रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ भावनाएं समझ लेते हैं, है ना, इमोशंस लेके आते हैं। अच्छा, कंपनी आईपीओ के लेवल पे पहुंच गई या एफपीओ के लेवल पे पहुंच गई, इतनी अच्छी नेटवर्थ बनाई, नेट टेंजिबल असेट्स बनाई, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब सारी कंडीशंस तक पहुंची। वो सारी कंडीशन तक पहुंचने में कंपनी को कई सारे लोगों ने हेल्प किया होगा, या ऐसे ही अपने आप से पहुंच गए, हाँ ठीक है भैया, एक अकेला पर्सन काम कर रहा था, लाला जी थे भैया, लाला जी कंसर्न था और लाला जी कंसर्न के फॉर्मेट में उसने अकेले काम कर करके 15 करोड़ का प्रॉफिट बना दिए। अरे कमाल हो गया यार। जब 15 करोड़ का प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना, तो वो अकेले पर्सन से तो कतई नहीं हो सकता। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ ग्रुप, है ना। किसी भी कंपनी में दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कौन कौन से दो लोग? एक तो उसका ओनर, मतलब लाला जी, भैया पैसा लगा रहे हैं, एकदम रिस्क ले रहे हैं, तो डेफिनेटली लाला जी तो है ही। लेकिन साथ ही में उसके शेयर होल्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा उसके एम्प्लॉइज, देखो दो लोगों के, एक तो हो गए लाला जी मतलब शेयर होल्डर्स, और दूसरे कौन हो गए उसके एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस कंपनी को उस लेवल तक पहुंचाने में जहां पे कंपनी आईपीओ लाने की कंडीशन में पहुंच गई है ना। अब अगर मान लो ऐसा सपोज एक एग्जांपल देते हैं, आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, बहुत हेल्प, अपने फ्रेंड का एग्जांपल लो, अपने फ्रेंड के लिए दिन रात सोचते रहो उसके लिए कि अच्छा ये इसके लिए नोट्स अरेंज कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और उसको एकदम सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए सब कुछ एफर्ट लगा दी, क्योंकि आपको बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट एकदम, और वो सक्सेसफुल बनने पे आपको भूल जाए, बोलेगी ये कौन, आई डोंट नो, ये कौन, तो आपको क्या क्या दिमाग में आएगा? अच्छा सिला दिया तूने, है ना, मेरे, अब प्यार व्यार नहीं, यहाँ पे अच्छा सिला दिया तूने मेरे दोस्ती का, राइट? एग्जैक्टली। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इतने टाइम से कंपनी में ट्रस्ट करके बैठे थे, इतने टाइम से कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे थे, और एग्जैक्टली कंपनी के एम्प्लॉयज जो कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहे थे, सोचो दिन रात काम कर रहे थे, ऐसे एम्प्लॉयज और ऐसे शेयर होल्डर्स को आईपीओ आती कंपनी भूल जाए, बोले कि जाओ तुम लोग जाओ, आप हमसे पब्लिक को जानते हैं, पब्लिक से पैसा लेंगे, ये वो एकदम वीआईपी बन गए, तो ये लोग दुखी हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो जिन लोगों ने कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया, उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन आप कर सकते हो, कंपनी में, जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप कर सकते हो, और फिर वो उनकी इच्छा है कि वो अलॉटमेंट लेना चाहे कि नहीं लेना चाहे। तो यहाँ पे कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको लगता है कि उनके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके चलते हुए माइट बी कंपनी के एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज हैं उनको भी कोई शेयर अलॉट ना हो पाए, तो वहां पे उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए कंपनी उनके लिए कुछ पोर्शन रिजर्व कर सकती है। तो पहले हम यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं सब रेगुलेशन 1 में कि कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं जिनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? नंबर 1 एम्प्लॉइज, एंड नंबर 2 शेयर होल्डर्स। नंबर 2 इज शेयर होल्डर्स, लेकिन अदर देन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, क्योंकि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है भाई, क्या कि वो तो ऑलरेडी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं बेचारे, ऑलरेडी वहां पे उनके लिए 20% की रिक्वायरमेंट कर रखी है, तो यहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन करने का और कोई मतलब ऐसा लॉजिक ही नहीं है। तो इसीलिए प्रमोटर ग्रुप के अलावा, प्रमोटर ग्रुप के अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, किसके? आपकी लिस्टेड सब्सिडरीज के भी, या फिर आपकी प्रमोटर कंपनीज हैं उनके भी, तो वो सब लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? रिजर्वेशन किया जा सकता है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, जितने रुपए का पब्लिक इशू ला रहे हैं, उसमें से प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन हटा दो, क्योंकि वो तो पब्लिक को मिलेगा ही नहीं। 100 करोड़ का इशू है, 20 करोड़ का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रमोटर का है, तो जनता में, पब्लिक में कितना इशू लेके आ रहे हो?
80 करोड़। तो उस 80 करोड़ में से आप इन एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पोर्शन रिजर्वेशन कर सकते हैं। वो कितना होगा वो नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 में पढ़ेंगे। अब इसमें साथ ही में एक और बात बोली, प्रोवाइडेड हाउएवर आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। किन किन के लिए नहीं कर सकते? आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। देखो शेयर होल्डर्स में एक कैटेगरी एक्सक्लूड कर दी, प्रमोटर ग्रुप। शेयर होल्डर में प्रमोटर ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया। एंड नंबर 2 यहां पे किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? देखो कहीं आप ऐसा मत बोल देना लीड मैनेजर भी तो हमारा एम्प्लॉय है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो नो नेवर। लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट मेंबर्स, ये सब कौन है? इंटरमीडिएरीज जो पब्लिक इशू में आपकी हेल्प करने जा रहे हैं, राइट? तो इन लोगों के लिए और इनके प्रमोटर, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, ना तो इनके लिए ना ही इनके प्रमोटर, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। क्या बोला मैंने? ना तो इन तीनों इंटरमीडिएरीज के लिए। कौन कौन सी इंटरमीडिएरीज हुए? लीड मैनेजर जो उसके बिना तो काम ही नहीं, पत्ता भी नहीं होता पर इसका इशू का। रजिस्ट्रार टू द इशू जो होता है हमारा, एंड सिंडिकेट मेंबर जो अंडर राइटर्स वगैरह अपॉइंट। इन तीनों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा और उनके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। फाइन। देन साथ ही में इन कितने 6 लोग हो गए अभी, 6 पर्सन्स आर देयर। माइंडेड कौन से 6 पर्सन? नंबर 1 लीड मैनेजर, नंबर 2 रजिस्ट्रार, नंबर 3 सिंडिकेट मेंबर्स, इनके प्रमोटर्स, इनके डायरेक्टर्स और इनके एम्प्लॉय, ये 6 लोग। साथ ही ये 6 लोग अगर ग्रुप या एसोसिएट कंपनीज के हैं तो वो भी, तो इनकी ग्रुप या एसोसिएट कंपनीज के 6 लोग हैं, उनके कोई लीड मैनेजर्स वगैरह हैं तो उनको भी यहां पे क्या नहीं दिया जा सकता? रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से यहां पे कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है रिजर्वेशन के लिए। तो क्या क्या हुआ? तो रेगुलेशन 33 या रेगुलेशन 130 सेज कि हम 2 टाइप के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। नंबर 1 किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, एंड नंबर 2 शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही में इन्होंने बोला प्रमोटर ग्रुप को एक्सक्लूड कर दीजिए और कुछ अदरवाइज लोगों को भी इन्होंने बोला कि इनको एम्प्लॉय मत मान लेना, इनको आप स्ट्रेट अवे क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। एक बार फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर सब रेगुलेशन 2 पे मूव करते हैं। ओके चलिए अब हम सब रेगुलेशन 1 के बाद सब रेगुलेशन 2 पे मूव करते हैं। सब रेगुलेशन 1 टोल्ड अस कि कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन करोगे। फाइन। अब जो सब रेगुलेशन 2 है वो हमें बताएगा कि कितना कितना रिजर्वेशन कर सकते हो, किसके लिए कितना रिजर्वेशन कर पाओगे। ओके तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कैटेगरी है, याद रखना एम्प्लॉय कैटेगरी है, उसके लिए कितना परसेंटेज है? 5%। कितना परसेंटेज है? 5%। किसका 5%? पोस्ट इशू कैपिटल का। किसका? पोस्ट इशू कैपिटल का। फाइन। तो एम्प्लॉयज के लिए पोस्ट इशू कैपिटल का 5% आप रिजर्व कर सकते हैं, सब मिलाकर के सारे एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। वेयर एज एक सिंगल एम्प्लॉय को मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना हो सकता है? 2 लाख। देखो कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयज के केस में लगाई है। लॉजिक है उसके पीछे, सिंपल सी बात है भैया। एम्प्लॉय है आपकी कंपनी का, है ना। अब एम्प्लॉय को आप शेयर होल्डर मतलब ओनर बना रहे हो अपनी कैपिटल में पार्टिसिपेशन देकर के। अब अगर बाय चांस आपने एम्प्लॉय को ज्यादा शेयर दे दिए है ना, तो कल को वो लेट आना स्टार्ट कर दिया, बोले मैं आज तो अब ओनर हूं, मेरी मर्जी होगी जब आऊंगा ऑफिस में, और डायरेक्टर से उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के बाद सोचा तो बोले ओए डायरेक्टर ज्यादा मत बोलना, मैं ओनर हूं, बल्कि तू मेरे अंडर में काम करेगा, मैं डिसाइड करूंगा जो होऊंगा। फिर तो पासा ही पलट जाएगा भाई कंपनी का। इट मींस कंपनी जो ग्रोथ कर रही थी ना वो लोअर लेवल पे पहुंच जाएगी। तो भाई एम्प्लॉइज को हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा, उनको अनलिमिटेड अलॉटमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए इंडिविजुअल लिमिट भी यहाँ पे लगा दिए। इंडिविजुअल पर्सन को 2 लाख से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? सारे एम्प्लॉइज के लिए मिलाकर के, सब एम्प्लॉइज के लिए मिलाकर के कितना रिजर्वेशन कर रहे हैं हम? 5%। 5% किसका? पोस्ट इशू कैपिटल का। पोस्ट इशू कैपिटल आई गेस आप लोग को ध्यान होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग कैपिटल और प्रपोज इशू दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या निकल जाता है? पोस्ट इशू कैपिटल निकल जाता है।
और याद रखना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो पोस्ट इशू कैपिटल का कितना परसेंट, 5%। पोस्ट इशू कैपिटल का कितना परसेंट, 5%। वो क्या कर रहे हैं, हम रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ओके। उसमें से भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 2 लाख दे सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर एक बात और बोली, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज है, तो जरूरी थोड़ा कि सबके सब 1000 एम्प्लॉइज एप्लीकेशन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। हो सकता है 1000 में से 100 ही लोग एप्लीकेशन लगाएं, से 100 ही लोग इंटरेस्टेड हो, बाकी लोग इंटरेस्टेड ना हो। तो अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन रह जाता है, क्या रह जाता है, अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन रह जाता है, तो ये प्रोविजन बोलता है कि यार ठीक है, अगर अनसब्सक्राइब रह गया है, 100 ही लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है आउट ऑफ 1000, तो आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ज्यादा भी अलॉट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, अभी भी ऐसा नहीं अनलिमिटेड अलॉट कर दोगे, तब भी मैक्सिमम कितना, 5 लाख रुपए तक के शेयर्स उनको अलॉट किए जा सकते हैं। 5 लाख रुपीज से ज्यादा का उनका अलॉटमेंट शेयर नहीं होगा। इज दिस ओके व्हाट आई एम सेइंग। मान लीजिए आप एम्प्लॉय कैटेगरी में जो टोटल आपने रिजर्वेशन बना रखा है वो 50 लाख का आपने बना रखा है, और 50 लाख में से एप्लीकेशंस जो आपको रिसीव हुई है वो सिर्फ 40 लाख की रिसीव हुई है, 40 लाख की, मतलब 10 लाख अभी भी अनसब्सक्राइब है ना। तो जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने 10 लाख के लिए एप्लीकेशन लगा दी हो, किसी ने 4 लाख के लिए लगा दी हो, तो जिसने जितने जितने के लिए एप्लीकेशन लगाई उनको हम अलॉट कर सकते हैं, बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। किसी भी केस में 5 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ये तो हुई एम्प्लॉय कैटेगरी की बात, ठीक है। अब सब रेगुलेशन 2 में क्लॉज बी बोलता है शेयर होल्डर्स की बात। तो शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन परसेंटेज ज्यादा है। कितना परसेंटेज है, 10%। कितना परसेंट, 10%। और 10% किसका, इशू साइज का। किसका, इशू साइज का। तो इशू साइज का 10% हम किसके लिए रिजर्व कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं। यहां तक ही क्लियर है कहानी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए 5% पढ़ा, किसका, पोस्ट इशू कैपिटल का, और शेयर होल्डर्स के लिए क्या पढ़ा, 10% पढ़ा। 10% किसका, इशू साइज का, ठीक है। अभी छोटा सा एग्जांपल है, से मान ले आपकी मॉम आपके लिए शॉपिंग करके लेके आई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉम को पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। तो वो काफी अच्छा सा, मान लीजिए कोई ब्रांडेड वॉच आपके लिए लेके आई है, लेकिन जब वो वॉच आपके घर में आई तो आपको वो वॉच नहीं चाहिए थी, आपके दिमाग में कुछ और ही गिफ्ट चल रहा था। अब मान लीजिए 10,000 की वॉच आपके लिए परचेज की गई एंड यू आर नॉट विलिंग टू यूज दैट रिस्पेक्टिव वॉच, तो क्या किया जाएगा उस वॉच को। मान लीजिए उसमें रिटर्न का कोई स्कोप नहीं था। हम जब मैनुअल फिजिकल बाइंग करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न का कोई ऑप्शन होता नहीं इन जनरल। हाँ, ऑनलाइन बाइंग में तो डेफिनेटली ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, आप वापस रिटर्न कर दो प्रोडक्ट को। तो क्या किया जाएगा, उस वॉच का क्या किया जाएगा, सोचो फटाफट से। फेंक देंगे, अरे ना बाबा 10,000 की वॉच है, ऐसे कैसे फेंक देंगे। तो वो वॉच अगर आपके सिबलिंग को पसंद है तो किसको दी जाएगी, आपके सिबलिंग को दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सिबलिंग को। गॉट इट। और सिबलिंग भी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब क्या करें, घर वाले तो दोनों ही नहीं चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी में घर वालों को दिया जाएगा। और अगर घर वालों को किसी को नहीं चाहिए तो फिर क्या किया जाएगा, किसी के रिलेटिव के कोई फंक्शन होंगे उसमें वो गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसे करते हैं ना, कोई गिफ्ट हमें नहीं समझ में आ रहा है या क्या करें, तो ठीक है भैया किसी और की शादी वादी हुई उसमें दे दिया हमने अच्छा खासा गिफ्ट। समझ में ही बात। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में कुछ अनसब्सक्राइब है और शेयर होल्डर्स कैटेगरी ज्यादा इंटरेस्टेड है लेने में, तो इनका अनसब्सक्राइब पोर्शन किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को। इनका अनसब्सक्राइब पोर्शन किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को। और एग्जैक्टली ऐसा ही अगर शेयर होल्डर्स का कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है, शेयर होल्डर्स का कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है, तो वो किसको मिल जाएगा, एम्प्लॉइज को, अगर वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो। इट मींस इसको बोलते हैं इंटर से एडजस्टमेंट। व्हाट इज बीइंग नोन एज इंटर से एडजस्टमेंट। तो किसी भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो दैट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर कैटेगरी, फ्रॉम अदर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। यहां तक क्लियर है आप लोग को। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन पढ़ा,
फिर ये पढ़ा कि अगर किसी एक कैटेगरी में ज्यादा आ रहे हैं एप्लीकेशंस, किसी में कम आ रहे हैं, तो आप इस कम वाले को किसको दे सकते हो, ज्यादा वालों को दे सकते हैं, आपस में इंटर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब घर वाले आपस में सेटल कर लेंगे, और घर वाले कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है लेने में, मतलब ये घर वाले थे, ये कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है लेने में, तो किसको दे दो, बाहर वाले को। तो अगर स्टिल अनसब्सक्राइब है, इंटर से एडजस्टमेंट के बाद भी अनसब्सक्राइब है, स्टिल अनसब्सक्राइब है, तो ये किसको दे दिए जाएंगे, बाहर वाले को। इसका मतलब नेट ऑफर कैटेगरी पब्लिक अलॉटमेंट के लिए जो ओपन है उनमें ऐड कर दिया जाएगा, उनमें ऐड कर दिया जाएगा। और बाहर वालों के साथ भी सेम ही होता है ना, बाहर वालों को कोई चीज समझ नहीं आती तो हमें दे देते हैं। तो एग्जैक्टली अगर बाहर वालों का कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो वो किसको मिल जाएगा, रिजर्व कैटेगरी को मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझें कि एट द एंड कंपनी को अलॉटमेंट करना है, अब वो कहीं से भी हो। रिजर्व कैटेगरीज में सबसे पहले जो रेस्पेक्टिव उनका परसेंटेज है वो उनको अलॉट किया जाएगा, और अगर उनमें कुछ भी अनसब्सक्राइब बचता है तो पहले रिजर्व कैटेगरीज का एडजस्टमेंट करेंगे, और फिर इनमें कुछ अनसब्सक्राइब बचता है तो वो पब्लिक को दे दिया जाएगा। एग्जैक्टली पब्लिक में कुछ अनसब्सक्राइब बचता है और इन्होंने ज्यादा डिमांड किया है तो इनको वो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रेगुलेशन नंबर 33। एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ और एग्जांपल से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। एक बार मैं वापस से फटाफट से आपके लिए सब रेगुलेशन 1, 2, 3 जो है रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि दो कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन किया जा रहा है, शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी। ओके, देन उसके बाद इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कितना कितना रिजर्वेशन किया जाएगा, वो परसेंटेज हमने पढ़े 5%, 10%। देन उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन रह जाता है रिजर्व कैटेगरी में तो उसको इंटर से एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जो भी आपका अनसब्सक्राइब पोर्शन बचा हुआ है। रिजर्व कैटेगरी का कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो उसको फर्दर हम नेट ऑफर कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, और एग्जैक्टली नेट ऑफर कैटेगरी में कोई अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो उसको हम किस में ऐड कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे एंटायर प्रोविजन को, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, जनरली लिखी हुई थी कि जो भी एप्लीकेंट है, मान लीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी का एप्लीकेंट है तो शेयर होल्डर्स के लिए जितना टोटल रिजर्वेशन है उसकी एप्लीकेशन सिंगल पर्सन लगा सकता है। एग्जैक्टली एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जो आपका रिजर्व पोर्शन है उसके लिए सिंगल पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन लगाने के लिए तो कोई मनाही नहीं है, हाँ अलॉटमेंट के लिए एम्प्लॉइज में जरूर मनाही है, मैक्सिमम 2 लाख तक का ही अलॉटमेंट किया जा सकता है। अब एंटायर प्रोविजन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। चलिए, सपोज करिए कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है, एग्जिस्टिंग कैपिटल वो है 10 करोड़ की। ओके, दिस इज द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी आईपीओ लेके आना चाह रही है, आईपीओ 90 करोड़ का, तो कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो गई है, 100 करोड़ की। दिस इज कॉल्ड पोस्ट इशू कैपिटल। अब इस कैपिटल में हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं, कंपल्सरी नहीं है लेकिन करना चाहते हैं अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो रिजर्वेशन, तो दो लोग हैं हमारे पास, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के केस में हमने कंडीशन पढ़ी कि फॉर एम्प्लॉइज रिजर्वेशन कितना किया जा सकता है, दैट इज ऑफ 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। तो 5% ऑफ 100 करोड़ कम्स टू 5 करोड़, कम्स टू 5 करोड़। तो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप 5 करोड़ का रिजर्वेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स कैटेगरी की, तो शेयर होल्डर्स के लिए इन्होंने बोला 10% ऑफ द इशू साइज। तो आप इशू कितना लेके आ रहे हो, 90 करोड़ का इशू लेके आ रहे हो, तो 10% ऑफ 90 करोड़ दैट कम्स टू 9 करोड़। ओके, गॉट इट। तो जो हमारा अभी टोटल 90 करोड़ का आईपीओ आने वाला है
उसमें से 2 लोगों का रिजर्वेशन हमने सेट कर दिया है। तो एम्प्लॉय 5 करोड़, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम इस कंपनी में टोटल 500 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 500 एम्प्लॉइज हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है डिवाइडेड बाय 500, तो पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1 लाख। दिस इज व्हाट? पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। हमारी लिमिट कितनी है? 2 लाख, है ना? और यहाँ पे पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। तो दैट इज वेरी फाइन, बहुत ही अच्छी बात है। हम आराम से 1 लाख अलॉट कर सकते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। अच्छा, दूसरा जो हमारा है शेयर होल्डर, तो उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट 9 करोड़, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंगल एम्प्लॉय, सिंगल शेयर होल्डर आकर के बोलता है 9 करोड़ दे दो तो उसको भी दे सकते हैं, और अगर कई सारे आके बोलते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिविजुअल पर्सन के अलॉटमेंट पे। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है 500 एम्प्लॉयज, क्या ये जरूरी है कि पूरे एंटायर 500 एम्प्लॉयज जो है वो एप्लीकेशन लगाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल पर्सन 1 लाख की एप्लीकेशन लगाए, कोई 2 लाख की भी लगा सकता है, 5 लाख की भी लगा सकता है, कितने की भी लगा सकता है, ठीक है? तो अब यहां से ये अज्यूम करते हैं हम लोग कि 500 में से 300 एम्प्लॉयज ने एप्लीकेशन सेंड की, 300 एम्प्लॉयज की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिनमें से मोस्टली ने तो 1 लाख की एप्लीकेशन लगाई थी, कुछ एम्प्लॉयज ने ज्यादा की भी एप्लीकेशन लगाई। जैसे मान लेते हैं एक एम्प्लॉय ने 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई, ₹10 लाख की एप्लीकेशन लगाने के लिए कोई मनाही नहीं है। एप्लीकेशन आप कितनी भी लगा सकते हो। आप एप्लीकेशन की यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कितनी है? रिजर्व कैटेगरी में जितना अमाउंट है उतने की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आप नहीं लगाएंगे। मान लीजिए एक दूसरे एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई 3 लाख की, ठीक है? एक एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई 4 लाख की, ठीक है? इस तरह से ये 3 एम्प्लॉयज की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बाकी टोटल 300 एप्लीकेशंस आई हमारे पास, जिसमें मानते हैं 3 जो एप्लीकेशंस है वो 1 लाख से ज्यादा थी, बाकी के रेस्ट ऑफ द सारी की सारी एप्लीकेशन 1 लाख की थी। तो बाकी कितनी बची? 297 जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 1 लाख की एप्लीकेशन लगाई। ओके, वी कैन सी दैट इन दिस केस क्या हो रहा है? अनसब्सक्राइब पोर्शन है ना, तो अनसब्सक्राइब पोर्शन को आप जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनको अलॉट कर सकते हो। तो इनको तो आप कितने अलॉट करोगे? 297 इंटू 1 लाख, तो कितना हो गया? 2.97 करोड़, ठीक है? ये तो हो गया इनको अलॉटमेंट। हम टोटल 5 करोड़ का दे रहे हैं इनको, इसमें से 2.97 करोड़ का काम हो चुका है। क्या इसको पूरा 4 लाख अलॉट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, डेफिनेटली इसको 4 लाख का अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर अनसब्सक्राइब है तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को 2 लाख की जगह 5 लाख का अलॉटमेंट हो सकता है। इस केस में ही अप्लाइड फॉर 3 लाख रुपीस के लिए अप्लाई किया, तो डेफिनेटली 3 लाख अलॉट हो सकता है। बट इन दिस केस दिस एम्प्लॉय अप्लाइड फॉर 10 लाख रुपीस के शेयर्स, क्या उसको 10 लाख के शेयर मिलेंगे? नो, मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का ही हो सकता है। तो आप काउंट कर लीजिए कितना बचा। नाउ वी कैन चेक कि इशू जो हम कर रहे थे, रिजर्व कर रहे थे 5 करोड़ का कर रहे थे, वेयरएज यहाँ पे 5 करोड़ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया है? अनसब्सक्राइब्ड रह गया। एम्प्लॉय कैटेगरी में देयर इज अनसब्सक्राइब पोर्शन। अब सुनो, यहाँ पे 9 करोड़ है ना? शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, दे अप्लाइड फॉर, और अप्लाइड फॉर जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो रिसीव हुई 20 करोड़ की एप्लीकेशंस रिसीव हुई, मतलब काफी अच्छा खासा इन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया। अब जो 20 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ये अनसब्सक्राइब है ना, तो जो एम्प्लॉय का अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो किसको मिल जाएगा? शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा एम्प्लॉयज का अनसब्सक्राइब पोर्शन। स्टिल इसके बाद भी ओवर सब्सक्राइब है ये, तो अगर मान लीजिए जो पब्लिक ऑफर है, जो पब्लिक इशू वाला पोर्शन है, नेट ऑफर जो है, उसमें अगर बाई चांस कुछ अनसब्सक्राइब होता तो वो भी किसको मिल जाता? इन शेयर होल्डर्स को मिल जाता। तो इट मींस हम क्या कहना चाह रहे हैं, एट द एंड कंपनी को अलॉटमेंट करना है। पहली प्रायोरिटी में कंपनी रिजर्व कैटेगरी के जो परसेंटेज है उसके हिसाब से अलॉटमेंट करेगी, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट करती रहेगी कि जहां जहां अनसब्सक्राइब्ड है और जहां जहां ओवर सब्सक्राइब है आपस में सेटलमेंट करके उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, रेगुलेशन नंबर 33।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू।